आज का टॉपिक है हमारा सांख्यिकी पर, जिसे कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी संख्या से मतलब साधारण शब्दों में सांख्यिकी का अर्थ होता है अंक, आंकड़ों, समकों या कोई संख्या से। जैसे संख्या होना ज़रूरी है। यहाँ प्रश्न उठेगा कि संख्या तो कई प्रकार की होती हैं, कौन सी संख्या सांख्यिकी कहलाएंगी, कौन सी चीज़ स्टैटिस्टिक्स कहलाएंगी। तो उसकी कुछ विशेषताएं, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी, चौथी या पांचवी अवस्था में किस तरह से सांख्यिकी कोई चीज़ कहलाएंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कोई भी आंकड़े जो एक दूसरे से संबंधित हो, आंकड़े मतलब अंक जो किसी चीज़ के बारे में बताते हों और संबंधित हों एक दूसरे से, सांख्यिकी कहलाएंगे। जैसे राम की हाइट 5 फुट 6 इंच है, श्याम की हाइट 6 फुट है, तो ये अंक सांख्यिकी कहलाएंगे। इनके पीछे कारण ये है कि दोनों चीज़ें एक मुख्य कारण हाइट से संबंधित है, तो ये चीज़ सांख्यिकी कहलाएंगी। जबकि ये चीज़ राम बुद्धिमान है, श्याम ईमानदार है, रोहन शक्तिशाली है, तो ये चीज़ सांख्यिकी नहीं कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि इनमें संख्याओं का वर्णन नहीं किया गया है, कोई संख्या के बारे में नहीं बताया गया है। तो ये चीज़ जो एक दूसरे से संबंधित ना हो और जिन्हें संख्याओं में हम व्यक्त नहीं कर पाते, संख्याओं में बता नहीं सकते, वो चीज़ सांख्यिकी नहीं कहलाई जा सकती। अब प्रश्न उठता है कि सांख्यिकी तैयार किस तरह से की जाती है। पहली अवस्था में हम आंकड़े इकट्ठा करते हैं। जैसे हमें ये पता करना है कि देश में कितने लोगों की जनसंख्या बढ़ चुकी है, तो हमें पहले पूरे देश में एक जनगणना इकट्ठा करनी पड़ती है, जनगणना करनी पड़ती है, जिसको सेंसस कहते हैं। घर घर जाकर ये पता करना पड़ता है, आंकड़े इकट्ठा करने पड़ते हैं कि कौन कौन वृद्ध व्यक्ति हैं, कौन किसी परिवार में कितने बच्चे हैं, कितनी माताएं हैं, कितनी बहनें हैं। सबसे संबंधित आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, उन्हें आंकड़ों का एकत्रीकरण कहते हैं। फिर उनको किसी व्यवस्था के अनुसार विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है। पुरुषों के आंकड़े एक साइड रखे जाते हैं, स्त्रियों के आंकड़े एक साइड रखे जाएंगे। तो इन आंकड़ों को कहते हैं व्यवस्थीकरण। फिर डायग्रामेटिकली उनको प्रस्तुत करना, किसी डायग्राम में किसी चित्र के द्वारा दिखाना, उसे प्रस्तुतिकरण कहते हैं। फिर विश्लेषण, विश्लेषण मतलब उनको अध्ययन किया जाता है उनके बारे में कि क्या चीज़ बता रहे हैं ये आंकड़े, किस चीज़ की ओर इशारा कर रहे हैं, क्या जन्म दर ज़्यादा है, किन लोगों की जन्म दर ज़्यादा है। फिर आता है निष्कर्ष निकालना। उसके बाद हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किन व्यक्तियों की संख्या सबसे ज़्यादा है और किन लोगों की संख्या सबसे कम है। पूरी प्रक्रिया को सांख्यिकी कहेंगे। सांख्यिकी के शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करें तो ये अंग्रेजी भाषा में इसे स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस और इतालवी भाषा के शब्द स्टैटिस्टा से हुई है और जर्मन भाषा के शब्द स्टैटिस्टिक से हुई है। इन तीनों शब्दों का अर्थ है राजनीतिक राज्य। ये कई बार पेपरों में ये क्वेश्चंस आ जाता है, तो आप लोगों को ये ढंग से लिखना है और याद करना है। सांख्यिकी की परिभाषा हमने पहले भी बताई आप लोगों को कि सांख्यिकी का क्या अर्थ है। आंकड़ों को इकट्ठा करो, एकत्रीकरण कहते हैं उसे, फिर व्यवस्थीकरण करो, बांट दो विभिन्न वर्गों में, फिर उसको चित्रों के द्वारा प्रस्तुत करो, उसे प्रस्तुतिकरण कहते हैं। फिर निष्कर्ष निकालो की प्रक्रिया को सांख्यिकी कहते हैं। इन सब प्रक्रिया को हम सांख्यिकी। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सांख्यिकी के जन्मदाता कौन थे। सांख्यिकी के जन्मदाता गॉटफ्राइड आकेनवॉल हैं। सांख्यिकी को दो वर्गों में बांटा जाता है। एक में एक वचन के रूप में सांख्यिकी, दूसरा है बहुवचन के रूप में सांख्यिकी। एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ आंकड़ों के एकत्रीकरण, व्यवस्थीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया, वही जो हमने सांख्यिकी में किया उसे ही सांख्यिकी एक वचन के रूप में कहेंगे। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ आंकड़ों से होता है। फिर प्रश्न बनता है हमारे पास, सांख्यिकी की क्या विशेषताएं हैं, स्टैटिस्टिक्स की क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले आती है हमारा संख्यात्मक तथ्यों का समूह। ऐसी संख्या जो संख्याओं में व्यक्त की जाए और एक दूसरे से संबंधित हो, सांख्यिकी कहलाएगी। जैसे सचिन की हाइट 4 फुट
5 इंच है, राहुल की हाइट 5 फुट 7 इंच है, तो एक ही चीज़ के बारे में ये बता रहे हैं, हाइट के बारे में, तो आंकड़े एक दूसरे से संबंधित होंगे तो वो सांख्यिकी कहलाएंगे। जबकि छोटा, बड़ा, अमीर, ईमानदार, बुद्धिमान, इन चीज़ों को संख्याओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो ये एक चीज़ सांख्यिकी नहीं कहलाएंगे। अगला पॉइंट है हमारा, इसकी जो विशेषता है, एक दूसरे से संबंधित होना। सांख्यिकी उन आंकड़ों को कहा जाता है जो एक दूसरे से संबंधित हों। इसके लिए अंकों का समूह होना ज़रूरी है। एक अकेली संख्या सांख्यिकी नहीं कहलाई जा सकती। यदि एक व्यक्ति एक स्कूल के बारे में पता किया जाए कि उसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो वो सांख्यिकी नहीं कहलाएंगे जब तक हम किसी दूसरी वस्तु के साथ उसकी तुलना ना कर पाएँ। जैसे हिमाचल के सभी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 1000 से अधिक है, तो ये चीज़ सांख्यिकी कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि इनमें सभी स्कूलों की चर्चा की गई है। सांख्यिकी गणना व अनुमान के द्वारा इकट्ठा किए जा सकते हैं आंकड़े। सीमित क्षेत्र, जहाँ पर अगर लिमिटेड क्षेत्र हो तो वहाँ पर हम गणना पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, मतलब गिन गिन कर चीज़ों को गणना पद्धति कहते हैं। जबकि अनुमान पद्धति में हम इस्तेमाल करते हैं अनुमान का। जैसे किसी रैली में कोई व्यक्ति आए हैं तो हम 2 तरह से इसकी काउंटिंग कर सकते हैं। यदि रैली में बहुत कम आदमी आए हैं तो हम उसकी अनुमान गणना के द्वारा किया जा सकता है, गिनकर अनुमान लगाया जा सकता है। अथवा यदि बहुत ज़्यादा आए हैं तो हम उसे अनुमान के द्वारा ये बता सकते हैं 20,000 थे या 30,000 लोग आए थे। इसके बाद आता हमारा सांख्यिकी एक से ज़्यादा कारणों से प्रभावित होते हैं। ये माना जाता है कि सांख्यिकी के जो आंकड़े हैं वो एक से ज़्यादा कारणों से प्रभावित होते हैं। जैसे गेहूं का उत्पादन यदि कम हुआ है तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे मौसम का अनुकूल ना होना, समय पर बारिश ना होना, अच्छी बीज ना होना। ये इसके अलावा भी कई और कारण हो सकते हैं। तो ये माना जाता है कि सांख्यिकी अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं, और जो अंक एक कारणों से प्रभावित नहीं होते हैं तो उन्हें हम सांख्यिकी नहीं कहेंगे। फिर आता हमारा निश्चित उद्देश्य के लिए। जो एक निश्चित उद्देश्य के लिए आंकड़े इकट्ठा किए जा सकते हैं, जैसे शिक्षा से संबंधित आंकड़े इकट्ठा किए, बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, तो उन्हें हम सांख्यिकी कहेंगे। अगला पॉइंट है हमारे पास, सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में क्या महत्व है, क्यों ज़रूरी है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। सबसे पहले पॉइंट आता है हमारे पास, कारण और परिणाम में संबंध ज्ञात करना। सांख्यिकी की सहायता से कारण और परिणाम में संबंध ज्ञात किया जा सकता है। मांग के नियम का अध्ययन ये बताता है, कीमत बढ़ जाए यदि किसी वस्तु की तो लोग उसकी कम मांग या कम खरीद करते हैं। तो इसका अध्ययन और इसका शोध सांख्यिकी की सहायता से ही किया गया है। अगला पॉइंट है हमारे पास, अर्थशास्त्र की नीति निर्माण में सहायक होता है। अर्थशास्त्रों में नीतियों का निर्माण करना है तो वो सांख्यिकी की सहायता से ही की जा सकती हैं। सरकार अपनी नीतियों का निर्माण ये ध्यान में रखकर करती है कि यदि हमें बेरोज़गारों के लिए नीतियों का निर्माण करना है तो वो उस बेरोज़गारी से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करेंगी कि किन बेरोज़गारों के लिए हमें काम करना है, शिक्षित बेरोज़गारों के लिए काम करना है या अशिक्षित बेरोज़गारों के लिए काम करना है। तो सांख्यिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आंकड़े इकट्ठा करने में और उस नीति निर्माण करने में। फिर है आर्थिक भविष्यवाणी करने में भी सहायक होता है। सांख्यिकी आर्थिक भविष्यवाणी करने में भी सहायक है। सांख्यिकी पहले ही ये बता देता है कि आगे भविष्य में कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है या कीमतों में कमी होने की संभावना है। कीमतों में वृद्धि होने की स्थिति में और कमी होने की स्थिति में उत्पादक शीघ्र निर्णय ले पाते हैं ताकि वो अपने नुकसान को कम से कम कर सकें और लाभ को अधिक से अधिक कर सकें। फिर आता आर्थिक मॉडल या सिद्धांतों का निर्माण करने में सांख्यिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अर्थशास्त्र में। जैसे मांग का सिद्धांत बनाने में सांख्यिकी ने बहुत ज़्यादा सहायता की। अर्थशास्त्र में जो भी नियम और मॉडल तैयार किए जाते हैं, सांख्यिकी के बिना वो तैयार नहीं किए जा सकते। सांख्यिकी के द्वारा ही ये ज्ञात किया जा सकता है कि कीमत और मांग में क्या संबंध है, कीमत और पूर्ति में क्या संबंध है,